हेलो बच्चों, मैं अनूप राव। यूनिक एकेडमी से आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं ऑफलाइन, और हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपको ऑनलाइन कुछ टूल्स प्रोवाइड किए जाएं, जिसकी वजह से जो बच्चे घर में रहते हैं और रिवीजन करना चाहते हैं वो क्लासेस देख के यूट्यूब चैनल के थ्रू अपना रिवीजन कर सकते हैं। और छोटी छोटी क्लासेस ही रहेंगी, जिसकी वजह से आपका अपना बेसिक भी क्लियर कर सकते हैं। उन बेसिक्स में हम लोग छोटे छोटे चैप्टर्स में से जो मेन पॉइंट हैं उनको कवर करेंगे। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री को समझने के लिए आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और जब हमारा केमिस्ट्री हो जाएगा तो हम लोग फिजिक्स का भी बेसिक करेंगे। और केमिस्ट्री में भी हम लोग जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है उसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंटर पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट अपने आप में भी एक बड़ा सा चैप्टर है। मोल कॉन्सेप्ट अपने आप में भी बहुत बड़ा सा चैप्टर है। तो इसके छोटे छोटे टर्म्स हम लोग डिसाइड करेंगे, फिर मोल कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ये मोल कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बना। और ये फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा केमिस्ट्री ही डिफाइन करता है। आप ये कह सकते हो कि बिना मोल केमिस्ट्री ही नहीं बनी, बिना मोल कॉन्सेप्ट के केमिस्ट्री ही नहीं बनी है। मतलब अगर आपको केमिस्ट्री को अच्छे से समझना है तो आपको मोल कॉन्सेप्ट को समझना ही पड़ेगा। तो मोल कॉन्सेप्ट कैसे बना, कहाँ से आया, किस तरीके से इसके बारे में सोचा गया, किसकी वैल्यू कितनी होती है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो ये मोल कॉन्सेप्ट हो सकता हो एक वीडियो में कवर ना हो, तो हम लोग क्योंकि इसका जो पीछे का बैकग्राउंड भी है कि मोल कॉन्सेप्ट किससे किससे मिलकर बना होता है, पहले हम वो डिसाइड करेंगे, मतलब वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए केमिस्ट्री का आपको बेसिक आना चाहिए। वो बेसिक हमारा, जैसे आपको पता होगा, छोटी छोटी बेसिक हैं, जैसे एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये आपको आता होगा, मुझे पता है। बट तभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं इसके डिस्कवर पे नहीं जाऊंगा कि एटम की खोज किसने की है, कैसे खोज हुई है, बट मैं क्या करूंगा, इनके थोड़ा सा इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे आपको पता चल जाए। उसके बाद में एलिमेंट क्या होते हैं, ये भी आपको आता होगा। 9th क्लास में आपको बताया जाता है, 10th क्लास में आपको बताया जाता है, फर्स्ट ईयर में बताया जाता है। फिर कंपाउंड क्या होता है, ये भी आपको आता होगा, बट मैं ये सारी चीजें नहीं डिस्कस करने वाला, इतनी छोटी छोटी टॉपिक थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आपको बता के फिर मैं जो मेन टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें कंफ्यूज भी रहते हैं कुछ स्टूडेंट, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एटॉमिक मास रहेगा, कि एटॉमिक मास कैसे बना, कहाँ से आया, कैसे डिस्कवर किया गया, कैसे मेजरमेंट हुआ। अगर मैं बात करूं 17वीं सेंचुरी की, तो आज हमारे पास कोई भी एटम है जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट नाप सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं, बहुत इंस्ट्रूमेंट आ गए, जिसकी वजह से हम वेट मेजर कर सकते हैं। बट 17वीं सेंचुरी में जब हमारे पास मशीन्स नहीं थे, किसी चीज़ को नापने के लिए, वेट करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, उस समय हम एटॉमिक मास को कैसे नापते थे वो हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम इसको। एटम क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। एटम क्या है, ठीक है, ये कलर विजिबल है, दिख रहा है कलर, ठीक है। एटम क्या है, एटम डिफाइन करने के लिए एटम को हिंदी में, मैं दोनों लैंग्वेज में प्रेफर करूंगा, आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चे आपको समझ सके इस चीज को। ठीक है, एटम को परमाणु कहते हैं हिंदी में, और परमाणु क्या होता है, ठीक है। एटम को अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं कि एटम क्या होता है, तो एटम अगर किसी के आगे आ या ए लग जाता है उसका मीनिंग होता है नॉट, और टॉमस का मतलब होता है डिविजिबल। टॉमस वर्ड जो है इसका मतलब होता है डिविजिबल। तो ऐसा वर्ड जो डिविजिबल नहीं होता है उसे एटम बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत पहले की डेफिनेशन है कि एटम बोला गया, डिविजिबल नहीं है। बट आज जो केमिस्ट्री है और फिजिक्स में डिस्कवर होके जो आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डिस्कवर कर लिया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, और ये तीनों पार्टिकल ही किस में पाए जाते हैं, एटम में पाए जाते हैं। तो ये डेफिनेशन भी गलत होगी कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम को डिवाइड किया जा सकता है इन फर्दर पार्टिकल्स में, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। तो इसके डेफिनेशन क्या है, अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन आप कह सकते हो कि ये क्या होता है, ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है। किसी भी एटम क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा, किसी पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। और वो सबसे छोटा पार्टिकल क्या करता है, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। जो एटम है ये क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। और ये क्या रहता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। दो इसके पॉइंट है, एक ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है,
केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। और दूसरा ये क्या नहीं रह सकता, ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, मतलब ये सिंगल नहीं पाया जाएगा कहीं, ऐसा नहीं होगा कहीं हाइड्रोजन आपको पड़ा मिल गया, आपको ऑक्सीजन कहीं मिल गया, ये किसी दूसरे एटम के साथ में बॉन्डेड होगा, तो ये सिंगल नहीं पाया जाता। ये दूसरा इसका पॉइंट हो गया, तो एटम इसी कहते हैं। उसके बाद में एक वर्ड है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एटम्स से मिलकर ही बनते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब कई एटम्स आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, कुछ एटम्स आपस में मिला दिए जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बन जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक एटम है, और H2 क्या है, H2 एक मॉलिक्यूल है। ऐसे आप कह सकते हो जैसे H2SO4 ये एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन क्या है, एटम है, दिस इज मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, और ऑक्सीजन क्या है, ये एटम है, और O2 क्या है, O2 मॉलिक्यूल है, क्योंकि दो ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल हो गया हमारा। तो ये छोटी छोटी सी डिफिनेशन है जो आपको आती होंगी, बट मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है एटॉमिक मास, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटॉमिक मास को समझने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था जो किसी भी एटम को मेजर कर सके, एटॉमिक मास की डिफिनेशन आपको रटना नहीं है, मैं डिफिनेशन रटाने नहीं आऊंगा, बहुत सारी डिफिनेशन बुक्स में लिखी हैं, आप उसे पढ़ लीजिए अच्छे से। इसका बेसिक मीनिंग क्या है, उस मीनिंग को हम लोग समझेंगे, जिसकी वजह से हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे, ठीक है। मैं कोई यहाँ डिफिनेशन नहीं आपको बताने वाला हूँ, ये डिफिनेशन क्या है आप बुक्स में पढ़िए, बट अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया तो डिफिनेशन आप समझ जाओगे कि इसकी डिफिनेशन क्या है। एटॉमिक मास क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको समझाने के लिए, कि अगर मैं पीछे जाता हूँ 17वीं सेंचुरी में, या पीछे आप जाते हो जब हमारे पास में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे किसी चीज को नापने के लिए, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप खुद को ले सकते हो, किसी वस्तु को ले सकते हो, या कोई भी बॉक्स ले सकते हो। कैसे लोग उसको नापते थे, किस तरीके से उसे तौला जाता था, उसे नापा जाता था, उसका मेजरमेंट किया जाता था। तो मान लेते हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को नापना होता था, तो हम लोग कैसे इसको मेजरमेंट करते थे। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। हम लोग क्या करते थे, एक इस तरीके से एक बैलेंस तराजू लिया, इस तराजू पे एक तरफ जिस ऑब्जेक्ट का हमको मेजरमेंट करना है, इस ऑब्जेक्ट को रखा, दूसरी तरफ हमने क्या रखा, कुछ एस्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल अपने आप गोले रखे गए, कुछ गोले रखे गए। जैसे इस ऑब्जेक्ट को नापना था तो हमने एक गोला रखा, दो गोला रखा, तीन रखा, चार रखा, पांच रखा, 6, 7, और ये हमारे पास बहुत सारे गोले थे जो सेम साइज के थे, जिनका वेट भी सेम रहा होगा। और इन गोलों को इस तरीके से रखते चले गए, और फिर मैंने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गोले हमने रख दिए हैं। और उस बॉक्स का जो फिर ये बॉक्स क्या होता है, आ जाता है इसके इक्वल आ जाता है, मतलब इनका वेट और इसका वेट, ये दोनों, ये 10 स्फीयर 10 गोले इस एक बॉक्स के बराबर है। तो लोगों ने क्या कह दिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को, मतलब ये जो बॉक्स है, बॉक्स का वेट क्या होगा या बॉक्स का मास क्या होगा, बॉक्स का मास ऑफ बॉक्स क्या होगा, तो मास ऑफ बॉक्स क्या होगा, इसको इन्होंने बताया कि ये 10 टाइम्स ऑफ गोले या फिर स्फीयर के बराबर होंगे, कि ये 10 गोले एक बॉक्स के बराबर है। इसी तरीके से जब किसी का भी वेट नापना, जैसे हम अपना वेट नापने लगे, एक तरफ हमें बिठा दिया गया, और हम फिर इधर इस तरह एक तरफ स्फीयर रखते चले गए, ठीक है, और खुद का वेट नापना हुआ, मान लेते हैं इसको ऐसे ही, इस तरीके से टोटल बॉक्स रखते चले गए, और कितने बॉक्स रख दिए गए, 68 बॉक्स रख दिए गए, 68 या 67 बॉक्स रख दिए गए। और फिर क्या होता है, ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बैठा हुआ होता है, या आप खुद को ले लीजिए, हमें ले लीजिए, ये क्या होता है, इसके इक्वल आ जाता है। तो हम लोग क्या कहने लगे कि ये जो एक बॉक्स, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये 68 बॉक्स, ये स्फीयर या फिर गोले के बराबर है। तो इस तरीके से हुआ क्या, तो ये बार बार लिखा जाता था किसी का, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को जब नापा गया, उस ऑब्जेक्ट का वेट किसी के टाइम्स, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तु से कंपेयर किया जाता था कि ये इसके इतने टाइम्स है। तो फिर क्या हुआ, स्टार्टिंग में एक एज्यूम कर लिया गया, क्या किया गया, एक यूनिट को, एक मात्रक को, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में, कि एक मात्रक जो डायमेंशन होता है उसको एज्यूम कर लिया गया कि जो एक गोला है वो 1 kg का है।
तो इस तरीके से इस बॉक्स में 10 टाइम्स थे, तो हमने क्या कह दिया, ये जो बॉक्स होगा ये 10 केजी का होगा। अगर एक गोले को हम लोगों ने 1 केजी लेट कर लिया है, मान लिया है, तो ये जो बॉक्स होगा वो 10 केजी का होगा। इसी तरीके से हमने इस ऑब्जेक्ट को 68 टाइम्स गोले निकले थे, तो ये जो भी ऑब्जेक्ट यहां पर रखा होगा जिसको हम लोग मेजरमेंट कर रहे होंगे, ये कितने टाइम्स हो जाएगा, ये 68 केजी का हो जाएगा। मतलब ये क्या है, ये हमारे पास यूएसए में एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम में एक एज्यूम्ड गोला या फिर एस्फेयर रख लिया गया है या फिर सिलेंडर रख लिया गया है, और उस सिलेंडर को ही मान लिया गया है कि ये क्या है, ये 1 केजी है। और उसी से पूरे वर्ल्ड में जब किसी को तौला जाता है या 10 किलो को आपको बनाना है, अगर आपको 10 केजी का कोई हमें बाट बनाना है 10 केजी का, तो हम उस एक गोले को 10 बार तौल के, और जब 10 बार हो जाता है उसको हम लोग 10 केजी बना लेते हैं, 20 केजी, 100 केजी। इसी के बेसिस पे ही सारी चीजों को हम लोग क्या कर रहे हैं, नाप तौल रहे हैं। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एटॉमिक मास को समझने के लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल है कि अगर मान के चलो किसी भी लेंथ को, लेंथ मीन्स लंबाई को नापना है, तो अगर किसी लंबाई को नापना है तो हम लोग कैसे नापेंगे इसको? आप कहोगे मीटर में नापेंगे। अरे मीटर तो अब डिस्कस हुआ है, मीटर तो अब जानते हो कि हाँ ये इतना 1 मीटर होता है, इतना 1 फुट होता है, इतना 1 सेंटीमीटर होता है। अगर मैं बात करूं 17वीं सेंचुरी में, 18 या 17वीं सेंचुरी में, वहां पर किसी को नहीं पता था कि मीटर कितना होता है, मीटर नहीं पता था किसी को कितना होता है, तो फिर कैसे नापते थे? तो वहां पर भी भैया एक रॉड को एज्यूम किया गया, एक लेंथ एज्यूम की गई कि ये जो लेंथ रहेगी इसी लेंथ को सभी से कंपेयर किया जाएगा। जिस भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना होगा उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? ये जो ऑब्जेक्ट हमने मान रखा है, एज्यूम कर रखा गया कि इसी को फिर इन्होंने 1 मीटर मान लिया। एक रॉड की लेंथ को 1 मीटर मान के अगर आपको इसकी लेंथ को नापना है तो हमने देख लिया ये इसके कितने टाइम्स है। अगर आपने कहा सर ये इसके 110 टाइम्स है, ये 10वां भाग है, इतनी लेंथ है इसकी, तो हमने कहा ये 0.1 मीटर है। इसी तरीके से हमने एक लेंथ को एज्यूम करके छोटी से छोटी यूनिट और बड़ी से बड़ी यूनिट बनाकर हमने इन सभी चीज को मेजरमेंट कर दिया। तो ये क्या पढ़ना है हमें, क्या एटॉमिक मास में? नहीं, बिल्कुल ये नहीं पढ़ना है। हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो किसी चीज को नापने तौलने का जो सिलसिला आया ये एज्यूम्ड है, ये किसी डिस्कवर नहीं किया गया है। ये किसी भी चीज को ऐसे, हमारे पास में टोटल फंडामेंटल जो यूनिट है वो 7 यूनिट है, और 7 यूनिट को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज्यूम कर लिया गया है। तो आइए हम लोग एटॉमिक मास डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक मास कैसे, इसको किसके साथ एज्यूम किया गया, इसकी हिस्ट्री क्या है एटॉमिक मास की, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको रफ दे। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसको डिटेल में आपको पढ़ना होगा तो बुक्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, बट आपको जानना जरूरी है कि एटॉमिक मास, किसी भी एटम के मास को कैसे मेजर करेंगे। एटम का मतलब एक सबसे छोटा पार्टिकल, उसके मास को आप कैसे मेजर करोगे? उसमें तो सब तराजू भी काम नहीं करेगा आपका, तो क्या करोगे, कैसे मेजर करोगे? तो इन्होंने क्या किया, जैसे यहां पर एक रॉड को स्टैंडर्ड माना गया, एक स्फीयर को, गोले को 1 केजी मान लिया गया, इसको 1 मीटर मान लिया गया, उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, सबसे पहला एटम लिया हाइड्रोजन, और जिस सभी के एटम्स को, जिसके भी एटम को, मान लेते हैं सोडियम के एटम को नापना है तो हाइड्रोजन के कितना गुना है, हाइड्रोजन से तौला जाने लगा। मतलब एक तरफ हाइड्रोजन रखे और दूसरी तरफ सोडियम रखे, सोडियम को हाइड्रोजन से कंपेयर किया जा रहा है। फिर ऐसे इस तरीके से बहुत सारे तो हुए, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी। जब हाइड्रोजन के एटम से सभी को कंपेयर किया जाने लगा तो उसमें मैक्सिमम फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही थी। फ्रैक्शनल का मतलब होता है भिन्नात्मक, दशमलव वाली भिन्नात्मक वैल्यू आ रही थी। तो और वो ये वेट में भी लाइट था, तो ज्यादा वेटेड जो एटम होते थे उन एटम को इसको मेजर करने में प्रॉब्लम होती थी, उन एटम को इनको मेजर करने में प्रॉब्लम होती थी। इसलिए क्या किया, फ्रैक्शनल वैल्यू हाइड्रोजन से ज्यादा रहती। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड अगर आपसे पूछा जाता है किसे माना गया था, तो हाइड्रोजन एटम को किसी भी दूसरे एटम से कंपेयर करने के लिए हाइड्रोजन एटम का यूज किया गया। लेकिन ये क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम फेल हो गया क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू। फिर सेकेंड नंबर पर इन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन एटम का स्टैंडर्ड एटम किसको बनाया, स्टैंडर्ड एटम बना दिया हाइड्रोजन एटम को। हाइड्रोजन एटम को इन्होंने स्टैंडर्ड एटम बनाया। हाइड्रोजन के बाद में ऑक्सीजन बना दिया, सॉरी ऑक्सीजन क्या किया, ऑक्सीजन से सभी को ऑक्सीजन से कंपेयर करने लगे।
कुछ टाइम के बाद में इन्होंने भी देखा कि ऑक्सीजन से सभी एटम को, मतलब जितने भी एटम थे हमारे पास में, सभी एटम को जब ऑक्सीजन से कंपेयर किया जा रहा था तब भी बहुत ज्यादा फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही थी। तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और बोला गया कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों से ज्यादा फ्रैक्शनल स्टार्ट हो रही, इसलिए जो प्रेजेंट टाइम में, मतलब प्रेजेंट टाइम में जिसे माना जाता है और जिसको अगर पूछा जाए और आपको लिखना है एग्जाम में, तो वो जो स्टैंडर्ड एटम अपनाया गया था उस एटम का नाम है कार्बन सी, कार्बन मतलब C12, कार्बन 12, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड एटम बोला गया, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड एटम बोला गया, स्टैंडर्ड एटम, कि ये हमारा जो कार्बन 12 है ये स्टैंडर्ड एटम इसको बोला गया। जैसे आप उधर एक तरफ सिलेंडर रखते थे, इस तरफ बोला गया कि किसी भी एटम के मेजरमेंट को, किसी भी एटम के मेजरमेंट को ध्यान से समझना है यहाँ पे, किसी भी एटम के मेजरमेंट को 1/12 और कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, आप इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, कार्बन के एक एटम का जो मास होगा उसको स्टैंडर्ड मान लिया गया, इतनी वैल्यू को स्टैंडर्ड माना गया और बोला गया जब भी किसी भी एटम को आपको कंपेयर करना है तो आप इस वैल्यू से कंपेयर कराइए। किस वैल्यू से कंपेयर कराना है आपको? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, इस वैल्यू से आप किसी से कंपेयर करा दीजिए। तो इन्होंने बोला कि अगर आपको ऑक्सीजन का निकालना है कि ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना होगा, मतलब मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम क्या होगा? तो जब इन्होंने मेजर किया तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम क्या आया? 16 इंटू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो इस तरीके से अगर आपको, मैं इसको रफ करके थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं, अगर आपको सोडियम, जैसे आपसे बोला गया सोडियम के 1 एटम का मास बताओ, मास ऑफ सोडियम 1 एटम, ठीक है, सोडियम के 1 एटम का मास बताओ, तो इसका जो मास होगा, मास इज इक्वल टू क्या होगा? 1/12, सोडियम का आया 23 टाइम्स 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ऐसे अगर आपसे पूछा गया कि सल्फर का बताओ, तो सल्फर का जो मास आया 32 टाइम्स 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। इसको समझिएगा थोड़ा सा। अगर आपको सोडियम के बाद सल्फर हो गया, अगर आपसे पूछा जा रहा है नाइट्रोजन का बताइए, नाइट्रोजन का क्या होगा मास? नाइट्रोजन के 1 एटम का मास ऑफ नाइट्रोजन के 1 एटम का मास क्या होगा? तो नाइट्रोजन का 14 टाइम्स इंटू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब ये हो क्या रहा है? सभी को सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, फिर जितने भी एटम्स का कंपेयर किया जाने लगा तो सभी को किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग? 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मतलब कार्बन ही एटम को स्टैंडर्ड मान लिया गया। जैसे वहां पर हम लोग सिलेंडर से किसी को, फिर एक सिलेंडर को 1 kg मान लेते हैं, फिर इसी तरीके से अगर एक रॉड की लेंथ ली गई, उस लेंथ को 1 मीटर मान लिया गया। इसी तरीके से सभी, क्योंकि हमारे पास तराजू मशीन्स थी नहीं, तो सभी एटम्स को एक दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में कंपेयर करके बताया ये इसके इतने टाइम्स हैं, मतलब कार्बन के 1/12 एटम्स के इतने टाइम्स है, तो सभी को कार्बन से कंपेयर किया जाने लगा। तो अब ये बार बार लिखना पड़ता था मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम। इसी को इन्होंने क्या बोल दिया कि 1/12, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, इसको हिंदी में कह सकते हो कार्बन के एक परमाणु, 1/12 इंटू कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान इज इक्वल टू 1 AMU। लो, यहीं से स्टार्ट हो गया यूनिट वाला सिस्टम। 1 AMU स्टार्ट हो गया हमारा। कार्बन के एक एटम का जो मास होगा, इस यूनिट को, इस टोटल वैल्यू को हमने क्या कर दिया? 1 AMU बोल दिया। तो इस तरीके से यहां से ये पता चल गया 1 AMU। अब अगर आपको सोडियम का मास निकालना है AMU में,
सोडियम का मास, तो आप इसको लिख सकते हो 23 AMU। क्यों? क्योंकि 1 AMU तो इतने को बोला गया, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AMU लिख सकते हैं। तो अगर आपसे सोडियम का मास पूछता है, एटॉमिक मास बताइए सोडियम एटम का, एक एटम का मास बताओ सोडियम का, तो 23 AMU। इसी तरीके से सल्फर का, तो सल्फर का कितना हो जाएगा 32 AMU। अगर आपसे नाइट्रोजन का पूछा जाता है तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो कितना हो जाएगा 14 AMU। ठीक है, तो इस तरीके से एटॉमिक मास दूसरे मास से कंपेयर करके एटॉमिक मास हम लोग किसी भी एटम के 1 एटम का, किसी भी एलिमेंट के 1 एटम का मास हम लोग मेजर कर सकते हैं, और वो क्या हो सकता है 23 टाइम्स AMU। अब प्रॉब्लम कहां से हो गई कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AMU, कैसे कैलकुलेट करें AMU को, तब तो हम ग्राम्स में चेंज कर पाएंगे, ग्राम में बता पाएंगे। तो AMU को, जो AMU की वैल्यू है ये ऐसे नहीं पता चली, फिर कैसे पता चली, कुछ टाइम के बाद में सारी चीजें ऐसे ही नापी जा रही थी, सारी चीजें ऐसी तोली जा रही थी। अगर किसी भी एटम का मास आपको बताना है तो कार्बन से, हम लोग कार्बन से रिलेट करके उसे बता सकते थे कि ये इतने कार्बन के इतने टाइम्स है, और ये 32 टाइम्स है, 14 टाइम्स है। फिर क्या होता है, साइंस ने थोड़ा सा तरक्की की आगे, और क्या हुआ, साइंस ने चीजें देखी और उसके बाद में कुछ चीजें डिस्कवर हुई। जैसे उसके बाद में एक मशीन आई, या फिर ये कह सकते हो एक इंस्ट्रूमेंट हुआ, डिस्कवर हुआ, और उसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या नाम है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। और ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटे पार्टिकल, सबसे छोटे कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल का वेट मेजर करता है। ये वेट बताता है कि सबसे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल का वेट क्या होगा। अब क्या हुआ, अब जो ये मशीन थी इसने कार्बन के 1 एटम का मास बता दिया। इसने बताया कार्बन के 1 एटम का जो मास होगा, मतलब वो कितना होगा, मतलब 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, इसकी वैल्यू को इस स्पेक्ट्रोमीटर ने बता दिया, मतलब तौल के, नाप के ग्राम्स में, वो होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और यहीं से सारी चीजें, किसी भी एटम का अगर आपको मास कैलकुलेट करना है, मींस आपको क्या पता चल गया, आपको 1 AMU की वैल्यू पता चल गई। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। और अब अगर किसी भी एटम का अगर आपको मास कैलकुलेट करना है, जैसे आपको मास कैलकुलेट करना है सोडियम के 1 एटम का मास, तो सोडियम के 1 एटम का जो मास होगा, सोडियम के 1 एटम का जो मास होगा वो क्या होगा, सोडियम का 1 एटम 1/12 23 टाइम्स 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। और इस तरीके से 23 इंटू 1/12, और इसकी वैल्यू किसको हमने क्या कहा है, इसको हमने बोला है AMU, 23 AMU। और 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, अभी इस स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू हमने 1 AMU की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो अगर हम 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें 1 एटम, सोडियम के 1 एटम का मास इन ग्राम में पता चल जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी एटम के एटॉमिक मास को, किसी भी एटम के 1 एटॉमिक मास को या एटॉमिक मास को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ये एटॉमिक मास का बेसिक था। तो आज की क्लास हम लोग एटॉमिक मास पे ही फिनिश करेंगे, क्योंकि जो आगे की क्लासेस रहेंगी एटॉमिक मास के बाद में हम लोग मॉलिक्यूलर वेट समझेंगे। मॉलिक्यूलर वेट किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट किसे कहते हैं, और इसी से रिलेटेड है रिलेटिव मास। तो रिलेटिव मास और ये दोनों सेम ही है अप्रोक्सीमेट, क्योंकि रिलेट करके ही बताया जाता है कार्बन से। और एक मॉलिक्यूलर मास है, एक मोलर मास है। और जब मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ये दोनों समझ लेंगे तो ये नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हमारा मॉलिक्यूलर मास, ये ज़्यादा लेंदी नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है, और कैसे कैलकुलेट, मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे पहले समझेंगे। उसके बाद में हम जो
केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी बोल सकते हो आप उसको। मूल कॉन्सेप्ट वो कहाँ से आया, वो इन्हीं तीनों के कॉन्सेप्ट से ही निकल के आता है। तो उसके बाद हम लोग मूल कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इन दोनों को कवर करेंगे और प्लस मूल कॉन्सेप्ट अगर हो जाएगा तो वो भी कवर कर लिया करेंगे। आज की क्लास आज के लिए इतना ही, और आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। छोटे छोटे टॉपिक हैं और हम पूरी डीपली आपको समझा रहे हैं। डीपली इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आप लोग पढ़ लेते हो, इनको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लेके आना है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो आपको इन छोटे छोटे टॉपिक आपको समझना है। वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।